दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैटर के विषय में और फोर्स के विषय में। मैटर क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, और फोर्स क्या है, मैटर से फोर्स कैसे बनता है, इसके विषय में आज हम जानने वाले हैं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि सारी वस्तुएं, इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, सारी चीज़ें मैटर से बनी हैं। और मैटर के अंदर होता है आपका परमाणु। मैटर के अंदर क्या होता है? परमाणु। अब परमाणु में हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि परमाणु में 3 कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये तीनों कण जो हैं ये परमाणु के भाग हैं, जिसमें कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये केंद्र में रहते हैं परमाणु के, और इलेक्ट्रॉन जो है उसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, मतलब एक क्लाउड की तरह वो जो है रहता है। तो इसके बाद प्रोटॉन जो है क्वार्क से बना होता है। देखिए क्वार्क, जिसमें 2 अप क्वार्क हैं और एक डाउन क्वार्क है। न्यूट्रॉन जो है ये भी क्वार्क से बना होता है, इसमें 1 अप क्वार्क है, 2 डाउन क्वार्क हैं। इसके बाद क्वार्क जो है लेप्टॉन से बनता है, लेप्टॉन हाइड्रोन से बनता है, हाइड्रोन जो है ये मेसोन्स और बैरियन से बनता है, जिसमें मेसोन्स में 1 क्वार्क है, बैरियन्स में 3 क्वार्क हैं। इसके बाद ये बैरियन्स मेसोन्स ये भी जो है हिग्स बोसोन के ही पार्टिकल हैं, और हिग्स बोसोन किससे बनता है? स्ट्रिंग से। अब हम फोर्स के विषय में देखते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स में 4 प्रकार के फोर्स पाए जाते हैं, जैसे फोटोन, बोसोन, ग्लूओन, ग्रेविटोन। ये 4 प्रकार के फोर्स धरती पर मौजूद हैं। जैसे फोटोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है इसको, बोसोन्स को न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है, ग्लूओन्स को स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं, ग्रेविटोन को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। अब हम ये देखते हैं, अब जैसे परमाणु के विषय में, उसकी संरचना के विषय में हम समझ गए हैं। अब हम देखते हैं कि इस फोटोन की उत्पत्ति कैसे होती है। फोटोन की उत्पत्ति, अब जैसे फोटोन की उत्पत्ति इस तरह होती है, जैसे ये परमाणु है पूरा, और ये जो है परमाणु का नाभिक है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इस नाभिक के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसमें ऊर्जा अधिक होती है, और इलेक्ट्रॉन की जो निचली कक्षा है इसमें जो है, इसमें ऊर्जा कम होती है। जब इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के क्षेत्र में, मतलब कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के क्षेत्र में पहुंचता है, और इसके बाद वापस आता है, इलेक्ट्रॉन एक बार दूसरी कक्षा में जाएगा, फिर उसी कक्षा में फिर वापस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के जो आने जाने की जो प्रक्रिया में एक ऊर्जा जो है छूटती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है एक ऊर्जा छोड़ता है, और ऊर्जा के साथ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। अब ये ऊर्जा क्यों छोड़ता है? अब देखिए इलेक्ट्रॉन, ये जो कम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है, जब ये अपनी उच्च कक्षा में गया, तो उच्च कक्षा में जो है हाई एनर्जी है, तो यहाँ से कुछ एनर्जी ये ले लेता है। जब फिर वापस उसी कक्षा में जाता है, जो अतिरिक्त एनर्जी है वो उसको जो है रिलीज करता है, तो उसी अतिरिक्त एनर्जी को हम फोटोन कहते हैं। अब हम देखते हैं फोटोन प्रकाश के रूप में आता है, लेकिन वास्तव में हम देखा जाए कि प्रकाश होता है चमकदार, और जो है फोटोन में कोई चमक नहीं होती है। चमक हमारा दिमाग पैदा करता है। जानते हैं कैसे? जब तक फोटोन हवा में रहता है, किसी चीज़ से नहीं टकराता है, तब तक वो हमको दिखाई नहीं देता है। मतलब फोटोन तो एक तरह से देखिए कि वो जो है अदृश्य है। जैसे इसी कारण से हमको आसमान जो है ऊपर जाने पर काला दिखाई देता है। तो लेकिन जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देती है या
अलग अलग कलर की दिखाई देती है। अब जैसे प्रकाश किसी कागज़ के टुकड़े से जब टकराता है तो उस कागज़ के टुकड़े से होकर तब हमारी आँख में आता है। जैसे हम कागज़ के टुकड़े को जब देखते हैं तो फोटोन उससे परावर्तित होकर हमारी आँख में आता है, आँख से रेटिना पर जाता है। रेटिना जो है फोटोन को सोख लेता है। सोखने के बाद जो है उसको विद्युत ऊर्जा में, फोटोन को विद्युत ऊर्जा में या इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में हमारे दिमाग को पहुंचाता है और दिमाग उसे चमक के रूप में देखता है। उसी फोटोन को दिमाग चमक के रूप में देखता है। तो इसीलिए हमको वस्तुएं चमकती हुई दिखाई देती हैं या हम कहते हैं कि प्रकाश इस पर पड़ रहा है। ये दिमाग का एक इल्यूजन है कि जो चमक हमको दिखाई देती है। अब हम ये जानते हैं कि इससे वेव की उत्पत्ति कैसे होती है। सारा खेल इलेक्ट्रॉन का अपनी एक कक्षा से दूसरे कक्षा में भ्रमण करना है। इसी से फोटोन की उत्पत्ति होती है, इसी से वेव की भी उत्पत्ति होती है। अब जैसे सामान्य ऊर्जा, जैसे उच्च ऊर्जा मतलब जो उसकी कक्षा अगर कम ऊर्जा वाली कक्षा में गया तो फोटोन छोड़ेगा। अगर ऊर्जा कम है, सामान्य है तो फोटोन छोड़ेगा। अगर ऊर्जा अधिक है तो ये जो है रेडियो वेव छोड़ेगा। मतलब जब ऊर्जा कम होती है तो ये जो है प्रकाश के रूप में हमको दिखाई नहीं देती है। जब ऊर्जा कम होती है तब इसको हम रेडियो वेव कहते हैं। ऐसे हम फोटोन को तभी देख सकते हैं जब वो सामान्य हो। अगर बहुत कम ऊर्जा है तब भी नहीं देख पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, जैसे एक्सरे, गामा इत्यादि जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट, इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, इसलिए हमारी आँखें इसे देख नहीं सकती हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि वेव जो तरंग होती है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये जो तरंग होती है ये मतलब इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अब जैसे बहुत सारी तरंगें, जैसे ध्वनि तरंग है या जल की तरंग है या हवा में कोई तरंग है, ये सब तरंगें माध्यम से चलती हैं, जैसे कोई ना कोई माध्यम पकड़ चलती हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना माध्यम के भी विचरण कर सकती है। तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ से मंगल पे मशीन गई, वहाँ से उसको हिला डुला रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ तो कोई माध्यम है नहीं, एकदम वैक्यूम है, फिर भी जो है ये तरंगे विचरण कर रही हैं। इसका कारण ये है कि वास्तव में अंतरिक्ष पूरी तरह खाली नहीं है, कहीं भी अंतरिक्ष खाली नहीं है। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो अंतरिक्ष में जो है फील्ड पाई जाती है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो तमाम फील्ड होती है, तो ये जो अपने फील्ड से कनेक्ट हो जाती है, तो उसी फील्ड के अनुसार जो है ये जो है चलती है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या हिग्स फील्ड, बहुत सारी फील्ड हैं। तो यूनिवर्स जो है, अंतरिक्ष जो है खाली नहीं है, तो इसलिए इस फील्ड के माध्यम से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये बहुत ज़्यादा दूरी तय कर सकती है। अब हम ये जानते हैं कि जो है, मान लीजिए एक कागज़ का टुकड़ा है, मान लीजिए कागज़ का एक टुकड़ा है, जैसे कागज़ का टुकड़ा है और एक शीशे का टुकड़ा है, तो कागज़ की मोटाई बहुत कम होती है, तो अगर कागज़ पर हम प्रकाश डालेंगे तो उसकी एक छाया बनती है, लेकिन शीशे पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो उसकी छाया नहीं बनती है, जबकि शीशा मोटा भी होता है और कागज़ बहुत पतला होता है। तो इस कारण को हम इस प्रकार से समझते हैं कि सारा खेल इसी इलेक्ट्रॉन का है, सारा खेल। कागज़ में भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, शीशे में भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन प्रकाश कागज़ के आर पार नहीं जा पाता और शीशे के आर पार चला जाता है। इसका कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो कागज़ का इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत तेज़ी से परमाणुओं के चक्कर लगाता रहता है, बहुत तेज़ी से। जब फोटोन कागज़ के टुकड़े से टकराता है तो वो जो है इलेक्ट्रॉन से भी उसकी टक्कर हो जाती है। लेकिन
अब आप ये कहेंगे कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉन है, उसमें जगह होती है, उसके पार भी निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे एक पंखा है, बहुत तेज़ी से घूम रहा है, आप उस पर किसी चीज़ से मारेंगे पंखे पर, तो वो जो है पत्तियों से जाके टकराएगा। पत्तियों के एक दूसरे पत्ती के बीच में जगह खाली है, लेकिन फिर भी वो पत्तियों से टकराए, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से घूम रहा है। जब कागज़ के इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकराता है, तो कागज़ का इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन की ऊर्जा को सोख लेता है, तो फोटोन वहीं पर जो है रुक जाता है। इसके बाद जो है तुरंत ये जो है फोटोन को वहीं से वापस भेज देता है, मतलब इसकी ऊर्जा को सोख लेता है। अब शीशे की हम बात करें, शीशा मोटा होता है, लेकिन फिर भी जो है लाइट शीशे को पार कर जाती है, जबकि शीशे में कोई छेद नहीं है, कागज़ में भी छेद नहीं है, लेकिन शीशे को लाइट पार कर जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो शीशे के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत असंगठित होते हैं और बहुत हाई एनर्जी वाले होते हैं। जैसे शीशे को जब पिघलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा तापमान पर पिघलाकर अचानक ठंडा कर दिया जाता है। जब अचानक ठंडा होता है तो वह पूरी तरह जो है व्यवस्थित नहीं हो पाता है। जैसे जल है पूरी तरह व्यवस्थित, उसी प्रकार से जो उसके अणु पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कागज़ का इलेक्ट्रॉन एक दुकानदार है जिसके पास हर माल 10 रुपये का है, और फोटोन एक बच्चा है जिसके पास 10 रुपये हैं। जब वो सामान लेने जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन से, तो वो जो है सामान उसको दे देता है, क्योंकि 10 रुपये का सामान उसके पास है, वो सामान दे के वहीं रोक देता है, मतलब उसको चॉकलेट दे के 10 रुपये का वहीं रोक देगा। अब बच्चा वहीं रुक गया। तो अब आइए शीशे के इलेक्ट्रॉन में। अब शीशे के इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा ऊर्जा है। मान लीजिए 1000 का सामान है, शीशे के इलेक्ट्रॉन के पास हर माल 1000 का है, और फोटोन नामक बच्चा है उसके पास 10 रुपये हैं। तो शीशे का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि ये सोचेगा कि ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि इसके पास 10 रुपये, हमारे पास ज़्यादा एनर्जी है, हमको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता अब नहीं है, तो वो उसके ऐसे डायरेक्ट जाने देगा, वो एनर्जी सोख नहीं पाएगा, एनर्जी सोखेगा नहीं। तो इसका कारण ये होता है कि इलेक्ट्रॉन उतनी ही ऊर्जा लेता है कि जितनी ऊर्जा लेकर वह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूद सके। जैसे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूद सके, वह इतनी ही एनर्जी लेता है। जब इससे ज़्यादा एनर्जी हो जाती है तब वह एनर्जी को नहीं ग्रहण करता है,